हेलो बच्चों। चलिए, आज हम लोग अपने कक्षा 4 का जो थर्ड चैप्टर है, जब मैं पढ़ता था, अ, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ हमारे राष्ट्रपिता की तस्वीर बनी हुई है, बापू, जिनको कि हम जो कि महात्मा गांधी जी हैं। और उनका प्यार का नाम, बच्चे लोग उनको प्यार से बापू बोलते थे। उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी, परिस्थिति थी, जिनसे वो अपने चरित्र को में और अधिक सुधार लाते गए। तो इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी। आइए चलिए इस कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी बता रहे हैं कि उनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। वो क्या थे बेटा, वो राजकोट के दीवान थे। राजकोट गुजरात में एक जगह का नाम है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहते हैं, और प्रयागराज में भी हम लोगों का अपना अपना एक एरिया है। तो वैसे ही महात्मा गांधी गुजरात में राजकोट एक जगह है, और वहाँ पे राजकोट में उसके उनके पापा जो थे वो दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। उनके जो पापा थे वो बहुत ही सत्यप्रिय। सत्यप्रिय का मतलब होता है जिन्हें सत्य प्रिय है, मतलब उन्हें सत्य बोलना प्रिय है। देखो बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सत्य प्रिय। सत्य मतलब सच बोलना, और प्रिय मतलब प्यारा, मतलब जिनको सत्य बोलना अच्छा लगता था। वो साहसी भी थे और उदार थे। उदार का मतलब होता है कि बहुत ही बड़े दिल वाले थे, और किसी के ऊपर भी बहुत मतलब उनके मन में बहुत प्यार था, रहम थी। वे सदा न्याय करते थे, मतलब वो कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करते थे। अगर गलत होता था तो उसको एक्सेप्ट करते थे, और अगर नहीं होता था तो उसको एक्सेप्ट करते थे। मतलब वो सभी के साथ बहुत न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। गांधी जी बता रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया। उनके पिताजी का क्या नाम था, करमचंद गांधी। और उन्होंने अपनी माता के बारे में बताया कि उनकी माता का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी, और पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। तो जैसे उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया कि उनके पिताजी जो थे वो बहुत सत्यप्रिय, साहसी, उदार थे, सदा न्याय करते थे, दीवान थे। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि वो दीवान थे। और उन्होंने अपनी माता के बारे में क्या बताया कि उनकी माता जो थी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, धार्मिक विचारों वाली थी, पूजा पाठ वाठ करती थी। तो ये ऐसी उनकी माता थी। अब चलिए वो अपने जन्म के बारे में देखते हैं, क्या क्या चीज़ें बताते हैं। 2 अक्टूबर सन 1869, 1869। इनका जन्म कब हुआ था बेटा, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869। 1869 में इनका जन्म हुआ था। 1869 को कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। जब इनका जन्म हुआ तो बेटा इनके परिवार, इनके मम्मी पापा उस समय पोरबंदर में रहते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी जी 7 साल के थे, सिर्फ 7 ईयर्स के थे, तो इनके फादर मदर ये राजकोट से शिफ्ट हो सॉरी पोरबंदर से शिफ्ट होके ये लोग कहाँ चले गए, राजकोट चले गए थे। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में, और वहाँ से हाई स्कूल में गया। इसके बाद उन्होंने वहाँ अपनी पढ़ाई शुरू की। पाठशाला, पाठशाला यानी कि जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, छोटी कक्षाएं होती हैं, वहाँ से फिर ऊपर की क्लासेस जो होती हैं, उच्च प्राथमिक जिसको कहते हैं, माध्यमिक क्लासेस, उसके बाद हाई स्कूल में वो गए। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। देखिए महात्मा गांधी जी, जैसे उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया कि वो बहुत सत्य प्रिय थे, ऐसे ही महात्मा गांधी भी बहुत सत्यवादी और सत्य प्रिय थे। अभी हम लोगों ने देखा कि सत्य प्रिय, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा सत्य प्रिय, जिसको सत्य प्यारा हो। अब हम बोल रहे हैं सत्यवादी, सत्यवादी। ठीक है, सत्य मतलब सच, और वादी मतलब होता है बोलने वाला। सत्यवादी मतलब सच बोलने वाला। तो गांधी जी कैसे थे, सत्यवादी थे। ठीक है,
तो गांधी जी, मुझे याद नहीं आ रहा, गांधी जी बोलते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। वो उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं भैया। मैं बहुत संकोची था, साथ ही साथ वो बहुत संकोची थे। वो जल्दी खुल के किसी से बात नहीं करते थे। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक एक पुस्तक खरीद लाए। उनके पिताजी, उनके अंदर, उनके मन में अलग अलग तरह के जो गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती है, उसको डेवलप करने के लिए, उसका विकास करने के लिए अलग अलग तरह के बुक्स लाते थे, जिसको कि महात्मा गांधी पढ़ते थे। और उन उसको पढ़ने के बाद जो गुण, जो क्वालिटीज़ उसमें से सीखने को होती थी, उसको अपने जीवन में उतार भी लेते थे। बेटा, हम लोग को भी अपने जीवन में ऐसा ही बनना चाहिए। जहाँ से हमें जो गुण अच्छे मिलते हैं, उन गुणों को हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, अपने व्यवहार में उसको उतार लेना चाहिए। तो उनके पिताजी उनके लिए कौन सी बुक लेके आए थे? श्रवण पितृ भक्ति। ये देखिए, श्रवण पितृ भक्ति। पितृ मतलब पिता और भक्ति मतलब अपने पिता की भक्ति करने वाला। कौन था? श्रवण था। नामक पुस्तक खरीद लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। गांधी जी ने उस किताब को बहुत शौक से पढ़ा। उन दिन बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। बेटा, अब तो ये चीज़ रह नहीं गई, लेकिन जब हमने भी अपने बहुत छोटे थे, जब हम नाना के घर अपने जाया करते थे, वहाँ पे हमने ये बाइस्कोप देखा है, एक दो बार देखा है। वहाँ पे एक बूढ़े अंकल आते थे और ये बाइस्कोप लेके, उसमें हमारे जो देश की जो प्रमुख इमारतें हैं, ताजमहल है और लाल किला है, इन सब की तस्वीरें दिखाया करते थे बाइस्कोप में वो हम लोग को। तो बाइस्कोप होता था जिसमें हम लोग झांक के देखते थे, तो अंदर अलग अलग तस्वीरें दिखाई पड़ती थी। तो उन दिनों बाइस्कोप दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। तो वो जो आए थे बाइस्कोप दिखाने वाले, तो बाइस्कोप दिखाने वाले अलग अलग कहानियाँ पिक्चर्स के माध्यम से दिखाते थे वो। तो उसी बाइस्कोप में देखते हुए ही महात्मा गांधी ने एक बार तो वो जो उनके पिताजी लेके आए थे बुक, वो बुक पढ़ी थी। और उसके बाद उन्होंने वो कहानी कहाँ देखी थी? वो जो बाइस्कोप वाले अंकल आए थे, उनके बाइस्कोप में श्रवण कुमार जो पितृभक्त थे, माता पिता की सेवा करते थे, उनका चित्र देखा था उन्होंने। तो ये बहंगी क्या होता है बेटा? बहंगी, बहंगी आप देखे होंगे, कांवर होता है। जैसे कांवर यात्रा करते हैं ना हम लोग सावन के महीने में, ऐसा कांवर होता है। और इसमें एक डलिया ऐसे लगी होती है, ये कांवर है और ये डलिया लगी हुई है। तो इधर उन्होंने अपने माता पिता को बैठाया था दोनों कांवर में, और वो खुद कांवर को अपने कंधों पे लेके और अपने मम्मी पापा को टहलाने गए थे। मतलब पूरे तीर्थ यात्रा कराई थी उन्होंने, अलग अलग देव स्थानों की यात्रा कराई थी उन्होंने। तो ऐसे थे वो श्रवण कुमार। और तो उन्होंने उनकी कहानी देखी थी, उस चित्र वहाँ बाइस्कोप में देखा था। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और जब उन्होंने श्रवण कुमार के चित्र को देखा, श्रवण पितृ भक्ति की जो बुक उनके पापा लेके आए थे उसको पढ़ा, तो ये सब देख के उनके मन पे बहुत प्रभाव पड़ा, और उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। बिल्कुल, एक क्वालिटी, एक गुण उन्होंने क्या सीखा कि मैं श्रवण की तरह बनूंगा। किससे देख के, किससे सीख कर? एक तो बुक पढ़ा, दूसरा वो जो बाइस्कोप में चित्र देखा श्रवण कुमार का, कि वो किस तरह से अपने मम्मी पापा को बहंगी पर या कांवर पर बैठा के और सिर्फ उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पूरे तीर्थ यात्रा कराता है। ऐसे ऐसे पितृभक्त बेटा को देखकर उन्होंने सोचा कि मैं भी एकदम ऐसे ही श्रवण कुमार की तरह बेटा या पुत्र बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। उसके बाद देखो और भी बहुत सी क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप हुई। तो कैसे डेवलप हुई, आइए समझते हैं। एक बार उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा। कौन सा नाटक देखा? सत्य हरिश्चंद्र। अभी हमने देखा कि उन्होंने श्रवण से क्या सीखा? पितृभक्ति करना सीखा, है ना। श्रवण से उन्होंने क्या सीखा? माता पिता की सेवा करना, माता और पिता की सेवा करना सीखा। दूसरा, उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी, और जितनी बार उन्होंने वो नाटक देखा, उसके बाद फिर से उनको ऐसा लगता था कि मुझे ये नाटक दोबारा देखना चाहिए। हरिश्चंद्र के सपने आते उनको बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने।
तो उनके मन में बेटा हमेशा ये प्रश्न आता था कि अगर इस दुनिया में सब लोग ही हरिश्चंद्र की तरह हो जाए, सत्य बोलने वाले और सत्य सुनने वाले, तो कितना अच्छा होगा, कोई झूठ का स्थान ही नहीं रहेगा। यही बात मन में बैठ गई, चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इन्हीं की कहानी सुनकर, इन्हीं का नाटक देखकर महात्मा गांधी के मन में ये विचार आया कि अब मुझे कितना भी कष्ट होगा, कितना भी मुझे दुख पहुंचेगा, लेकिन मैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह बच्चों, हम लोगों को भी सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो हरिश्चंद्र से बेटा उन्होंने क्या सीखा? हरिश्चंद्र से उन्होंने सीखा कि सत्य बोलना। क्या सीखा उन्होंने? सत्य बोलना। हमें अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए। तो हमने देखा कि श्रवण से उन्होंने माता पिता की सेवा करना सीखा, हरिश्चंद्र से उन्होंने सत्य बोलना सीखा। आइए चलिए आगे देखते हैं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी, तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। देखिए बेटा, एक और गुण उन्होंने अपने अंदर डेवलप कर लिया, विकास कर लिया उसका। क्या? उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था। देखिए बेटा, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमेशा कुछ अच्छी सीख मिलती है। तो उन्होंने पुस्तक में पढ़ा कि अगर हम खुली हवा में घूमेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो सुधर जाता है और हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं, किसी भी काम में मन लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या प्रारंभ कर दिया? उन्होंने सुबह सुबह सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। उनका शरीर कैसे मजबूत हुआ? सैर करके। आप देखते होंगे बेटा महात्मा गांधी की फोटो को कभी, तो सर्दी में देखा है हम लोग हमेशा स्वेटर और जैकेट्स पहने रहते हैं, लेकिन गांधी जी को देखा है कभी आपने स्वेटर और जैकेट पहने हुए? ना बेटा, वो हमेशा ही सिर्फ एक जिसे कहते हैं हम लुंगी, वो सिर्फ वही धोती पहनते थे वो। और धोती के अलावा एक कोई कपड़ा नहीं लेते थे वो उनके शरीर पर। क्यों? क्योंकि उनका शरीर मजबूत हो गया था। वो सुबह सुबह उन्होंने सैर की आदत डाली थी और वो बहुत एक्सरसाइज भी करते थे। तो एक गुण ये भी उन्होंने डेवलप कर लिया अपने अंदर। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। अब वो ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी, इसका भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन सी भूल थी? आइए देखते हैं। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं नहीं, यह विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। देखिए बच्चों, उनकी राइटिंग जो थी ना, जो अक्षर बनाने वाला, वो राइटिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि अच्छी है, उतनी खराब भी नहीं थी, लेकिन उनको लगता है कि उनकी राइटिंग और अच्छी और सुंदर हो सकती थी। तो उनको ये जब तक वो इंग्लैंड गए नहीं थे तब तक उनके मन में ये बहुत पछतावा था कि उनके अक्षर जो थे वो बहुत सुंदर नहीं थे। और जब वो दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखते थे ना, तो उनको बहुत पछतावा होता था, अरे यार मेरे मोती जैसे अक्षर क्यों नहीं। आप देखते होंगे, हालांकि हम भी लिखते हैं तो हमारी राइटिंग भी अच्छी नहीं बनती है। ये देखिए, ये कोई राइटिंग है बेटा? ना, ये राइटिंग नहीं है। मोती जैसे अक्षर देखिए, जैसे हमारी किताब में लिखा हुआ है ना, मोती जैसे अक्षर, ये देखिए मोती जैसे लिखे। तो किसी किसी की राइटिंग बहुत सुंदर होती है। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बुरे अक्षर होना किसकी निशानी है बेटा? अपूर्ण शिक्षा की। इसका मतलब हमने अपनी शिक्षा अच्छे से नहीं ली। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है क्या? ना। देखो बेटा, हमारे भी अक्षर बहुत अच्छे नहीं। अगर हम यहाँ पे बेटा लिखें, कितना गंदा लिख रहा है ना। लेकिन हम चाहेंगे ना कि हम अपनी राइटिंग सुधार लें, तो हम नहीं सुधार पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारी आदत बन चुकी है ये, इसलिए हमारी राइटिंग नहीं सुधरती है। तो लेकिन अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोग चाहें तो अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। और यही कि महात्मा गांधी को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी राइटिंग बहुत गंदी थी। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। सुलेख, सुलेख मतलब अच्छा लिखना, सु मतलब अच्छा, लेख मतलब लिखना। सुलेख शिक्षा का अच्छा और एक जरूरी अंग है। तो गांधी जी यही मानते थे। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। अच्छा, गांधी जी ने क्या कहा कि अगर आपको सुलेख लिखना है, मतलब अच्छा लेख लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? उसके लिए आपको चित्रकला आनी चाहिए। चित्रकला, अच्छी सी ड्राइंग बनाना। नहीं आता बेटा, ये देखो क्या बनाया हमने, मछली बना दिया। ठीक है, तो ये मछली बन गई। ये चित्रकला अच्छी नहीं है। तो चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे होते हैं। तो महात्मा गांधी का मानना ये था कि हमें बच्चों को पहले ही नहीं अक्षर बनाना सीखने देना चाहिए, बल्कि पहले उन्हें
अलग अलग तरह के चित्र बनाना चाहिए, सिखाना चाहिए। जब वो बच्चा चित्र बनाना सीख जाएगा, तब हमें उससे ये कहना चाहिए, तब वो हमें उसे अक्षर बनाने की ओर प्रेरित करना चाहिए। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। महात्मा गांधी अपने आचरण की तरफ, अपना जो उनका बिहेवियर था, वो बिहेवियर की तरफ वो बहुत ध्यान देते थे। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर जाते थे, और उनसे अगर कोई गलती भी हो जाती थी तो उन्हें उस बात का बहुत पश्चाताप होता था, और वो दुखी होकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बेटा, इसे कहते हैं हम अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, यह मेरे लिए असह्य हो जाता था। असह्य मतलब कि असहनीय, जिसको कि मैं सहन नहीं कर सकता। असह्य, असह्य मतलब होता है मेरे लिए ये सहनीय नहीं होता था कि शिक्षक मुझे दंड दे। मतलब वो इस तरह का कोई व्यवहार करते ही नहीं थे। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। किस लिए मार खानी पड़ी थी? मुझे मार का दुख था, मुझे था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। उन्हें ये बात का दुख था कि टीचर ने उन्हें दंड का पात्र समझा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं बच्चे कि महात्मा गांधी जी ये चाहते ही नहीं थे कि उनसे कभी कोई गलती हो और उन्हें दंड का पात्र समझा जाए। पात्र का मतलब होता है बेटा कि दंड का जो दंड करने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति उनको समझा ही ना जाए। और यह बात पता है कब की है? पहली या दूसरी कक्षा की, जब हम लोग को पता ही नहीं होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उस समय सोचिए वो इतना सोच लिए थे कि मुझे उनको बुरा लगा था कि उन्होंने कोई गलती की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। ये तो पहली गलती उनकी जब उनको दंड मिला था, और दूसरी बात जब वो 7th क्लास में थे, 7वीं कक्षा में थे। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे, पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। जो प्रधान हेडमास्टर थे ना वहाँ के, 7th जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, बहुत डिसिप्लिन्ड थे, बहुत कड़ा अनुशासन रखते थे, और सॉरी, खुद भी बहुत अच्छा काम करते थे और बच्चों को भी प्रेरित करते थे अच्छा काम करने के लिए। उन्होंने वहाँ पे व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। मतलब सबके लिए कंपलसरी कर दिया था कि सबको क्रिकेट और व्यायाम खेलना ही खेलना है। मेरा इन चीज़ों में मन नहीं, मेरा मेरा मन इन चीज़ों में नहीं लगता था, लेकिन महात्मा गांधी का मन तो खेल में और व्यायाम में लगता ही नहीं था। वो खेलना पसंद नहीं करते थे, इसकी जगह वो पुस्तक पढ़ना पसंद करते थे। जो ज्ञानप्रद नाटक होते हैं वो भी देखना पसंद करते थे। तो जब हेडमास्टर ने व्यायाम और क्रिकेट खेल अनिवार्य कर दिया, उनका मन तो लगता नहीं था। तो अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम और क्रिकेट फुटबॉल खेलने नहीं गया था। जब तक वो अनिवार्य नहीं था तब तक तो ये कभी खेला ही नहीं इन्होंने। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था, क्योंकि वो बहुत संकोची स्वभाव के थे। बेटा, वो दूसरों से बात करने, उनके सामने जाने में उनको बहुत झिझक होती थी, तो इसलिए भी वो घुल नहीं मिल नहीं पाते थे और खेल में भाग नहीं ले पाते थे। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी अरुचि कितनी गलत थी। वो ये मान गए कि व्यायाम के प्रति जो उनकी अरुचि थी, अरुचि मतलब कि उनकी रुचि नहीं थी उसमें, कितनी गलत थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए थे कि व्यायाम का शिक्षण से साथ कोई संबंध नहीं है। वो ये सोचते थे कि व्यायाम करने से क्या मतलब है, इससे हमारे टीचिंग, हमारे शिक्षण पे क्या प्रभाव होगा, दोनों में कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाद में जब वो कंपलसरी किया और उन्होंने व्यायाम करना शुरू किया, खेल में भाग लेना शुरू किया, तब उनको ये समझ में आया कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी कितना ज़रूरी होता है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। व्यायाम में अरुचि करने का और दूसरा कारण क्या था? एक तो वो सोचते थे कि इससे कोई मतलब नहीं है, दूसरा कारण क्या था? पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। वो पितृभक्त थे, बहुत ज्यादा अपने पिता की सेवा करते थे। जैसे ही स्कूल बंद होता था वो घर आकर उनकी सेवा में लग जाते थे अपने पिता की। देख रहे हैं अपने माता पिता की कितना सेवा करते थे, कितना आदर सम्मान करते थे। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। लेकिन जब विद्यालय में व्यायाम अनिवार्य हो गया, अनिवार्य मतलब होता है कंपलसरी, मतलब करना ही है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, तो उनकी सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मतलब जो पिताजी की सेवा थी उसमें बाधा पड़ने लगी, क्योंकि वहां से ये सीधे आके सेवा में लग जाते थे। अब इनको स्कूल के बाद व्यायाम करना पड़ता था, तो निश्चित है बाधा आ गई। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। इन्होंने
अपना एक प्रार्थना पत्र भी अपने हेडमास्टर को दिया कि मेरे पिताजी की सेवा नहीं कर पाता हूँ, मुझे इस चीज़ से छूट दी जाए। लेकिन उनके हेडमास्टर बहुत स्ट्रिक्ट थे, अनुशासित थे, उन्होंने उनको छूट नहीं दी। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, मतलब सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था और हेडमास्टर ने कंपलसरी किया था, अनिवार्य किया हुआ था कि आना है स्कूल। तो उनको व्यायाम के लिए कितने बजे जाना था? 4 बजे जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, उनके पास घड़ी तो थी नहीं। आकाश में बादल थे, इस मतलब कि जो पहले के लोग सूर्य से समय का पता लगा लेते थे, तो आकाश में बादल थे, उनको समय का पता भी नहीं चला और बादलों से वो धोखा खा गए। और जब वो स्कूल पहुंचे तो उस समय सारा व्यायाम का जो क्लास हो रही थी 4 बजे से, वो खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन जब मुझसे पूछा गया तो मैंने जो बात थी बता दी और इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक से याद नहीं है कितना दंड देना पड़ा। और इनके ऊपर आर्थिक दंड लगा, इनको 1 या 2 आना स्कूल में जमा करना पड़ा, वो एक दिन जो व्यायाम की कक्षा में नहीं गए थे। तो बेटा देख रहे हो, ये होता है अनुशासन। और गांधी जी इसीलिए बहुत अपने जीवन में अनुशासित थे। मैं झूठा बना। गांधी जी को इस बात का बहुत दुख लगा कि सब लोगों ने उनको झूठा समझ लिया। क्यों झूठा समझा? क्योंकि वो समझा रहे थे कि वो किस लिए नहीं आ पाए थे, बादलों के कारण, लेकिन कोई उनकी बात नहीं माना। उनको पैसे भी जमा करने पड़े, वो झूठे बन गए। उन्हें भारी दुख हुआ, वो बहुत दुखी हुए इस बात पे। मैं झूठा नहीं हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि मैं झूठा नहीं हूँ, लेकिन कैसे सिद्ध करूँ? कोई मान ही नहीं रहा था उनकी बात को, कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया और गांधी जी को इस बात का बहुत दुख हुआ। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। बाद में उनको ये समझ में आया कि अगर हम सच पे टिके हुए हैं तो हमें असावधान नहीं रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये जो लेख है बेटा, ये लेख किसने लिखा है? स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है। ये उनका पूरा नाम था गांधी जी का। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये उनका पूरा नाम था। और बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था। उनको हम लोग बापू के नाम से जो बच्चे हैं, और राष्ट्रपिता, पूरा देश उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। इनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान है। इन्होंने सभी मनुष्य को एक समान माना, सभी को बराबर माना। बापू ने जाति पाति, ऊंच नीच और धर्म के आधार पर किए जाने भेदभाव को व्यर्थ बताया। इन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक हैं, हमें किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारी कहानी महात्मा गांधी जी के बारे में। और अब हम लोग आगे देखेंगे। हमारे पास ये देखिए शब्दार्थ हैं और बोध प्रश्न है, और साथ ही साथ बहुत बड़ी एक्टिविटी एक्सरसाइज है जिसमें ये अलग अलग हैं, व्याकरण की एक्सरसाइजेज हैं। तो ये सब हम लोग बाद में करेंगे। तब तक आप लोग ये पूरी जो कहानी आज हम लोगों ने पढ़ी है, इस कहानी को आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और खूब पढ़िए, खूब इंजॉय करिए। टिल देन, बाय बाय।